नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आपको मेरी तरफ से क्षमा याचिका, मैं कल आ नहीं पाया। बड़ी आई एम रियली सॉरी टू एवरीबडी, आई वाज नॉट हियर यस्टरडे। प्रदीप जी और बाकी सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेशन नाउ। प्रदीप जी और मैं नेशन नाउ पर हैं और नेशन नाउ जैसा कि आप जानते हैं हमेशा आपके साथ है। और इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे पुराने मित्र भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मण सौजी साहब। लक्ष्मण सौजी साहब नमस्कार। नमस्कार। जय भवानी, जय शिवाजी। सर क्या बात जय है, भवानी, जय शिवाजी। क्या लग रहे हैं सर, क्या जच रहे हैं। हाय हाय, मजा आ गया, मजा आ गया। आज एकदम शांति में हो, मजा आ एकदम गया, शांति, बिल्कुल मजा आ गया। नहीं नहीं, वो लुक एट दैट येलो कलर्ड कुर्ता, ये दिस हैज टू डू विद जुपिटर। मुझे लग रहा है साहब की गुरु की मादशा शायद शुरू हो गई है, इसके लिए है, इसके लिए। या गुरु उच्च का हो गया है अभी। किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला होगा कि भाई पीला पहन के आइएगा, बहुत बहुत बढ़िया लगेगा। सर रियली वंडरफुल, यू लुकिंग वेरी नाइस। सर आप ये बताएं, फाइनली मुझको ऐसा लग रहा है, पता नहीं, हो सकता है कि मेरी जानकारी में कुछ अगर कुछ कमी रह गई हो तो आप उसमें सुधार कर दें। मुझे लगता है कि अब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और बाकी जितने भी लोग हैं, अब उन्होंने मन बना लिया है कि एक देश में एक ही कानून होगा, वन नेशन वन लॉ, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड अब तो आके ही रहेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि जो 3 वादे थे भारतीय जनसंघ के जमाने से, भारतीय जनसंघ के जमाने से 3 वादे हुआ करते थे जो बीजेपी ने कंटिन्यू किए। नंबर 1 धारा 370 और 35A वो वापस होगी, हुई। अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, बना, और यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। अब तीसरे नंबर की बारी है और मुझको ऐसा लग रहा है कि जो तैयारियां दिख रही हैं हमको, और साथ में हर स्टेट को कहा गया है कि भाई अपनी आप राय भेजें, इसका मतलब सेंटर बहुत गंभीर है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए। लक्ष्मण सौजी साहब बताएं प्लीज। उस समय स्वतंत्रता के बाद जी, जब भारतीय जनसंघ ने जो एजेंडा बनाया जी, उस वक्त ये कानून की जो जरूरत महसूस होती थी, जितनी जरूरत जब महसूस होती थी उससे कई गुना अभी उसकी जरूरत ज्यादा महसूस होने लगी है। क्योंकि डेमोक्रेटिक मूवमेंट में हमको देश को किस दिशा से ले जाना है, ये तय किए बिना विकास अच्छी तरह नहीं हो पाता है। जी, दुनिया के दूसरे देश इससे पहले 50 साल में हमसे आगे चले गए और हम उनसे पीछे रह गए, लेकिन हम जिस रफ्तार से पिछले 9 साल से चल रहे हैं, तो अभी देश ने दिशा पकड़ी है। इसके साथ लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है जी, और ऐसा विश्वास जब लोगों के साथ जुड़ रहा है, लोग सम्मिलित हो रहे हैं राष्ट्रीय विचारधारा में, तो इस विचारधारा के खिलाफ जो चलने वाले पहले से दल है जो सिर्फ सत्ता के लिए थे, उनके पास जब भी थोड़ी बहुत कुछ सत्ता आती है तो इस विकास की धारा में वो स्पीड ब्रेकर बन जाते हैं। ऐसा अभी महसूस होने लगा है, इसलिए उसकी जरूरत अभी ज्यादा महसूस हो रही है कि ये जल्दी लागू होना चाहिए, ऐसा भी लोगों को लगता है जी। क्योंकि शिक्षा की नीति से अगली जनरेशन को हम इस राष्ट्र की पहचान क्या देंगे। तो राष्ट्र की पहचान जो है वो दिखाई देने में हम कम पड़े थे, ये लोगों को अभी महसूस हो रहा है। और अगर उस दिशा को जाना है हमको, तो उस दिशा को न जाने देने के लिए जो कुछ लोग जो प्रयास कर रहे हैं, तो हमको विचार की विकास धारा में पूरी तरह स्पीड ब्रेकर लग जाता है और आने वाली पीढ़ियों का बहुत नुकसान हो सकता है उससे। इसके लिए वो जितने जल्दी होगा ये अच्छा होगा, ये अभी लोगों को लगता है। और लोगों का ये सरकार के प्रति, मोदी जी के प्रति विश्वास है कि यही लोग ये कर सकते हैं, दूसरा कोई इसको कोई कर नहीं सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये किसी को बताने की भी आवश्यकता है कि मोदी जी के अलावा कोई और इसको कर सकता है।
भाई आर्टिकल 370 धारा 370 वापस लेना किसी और के बस की बात नहीं थी। नहीं थी, सवाल ही नहीं। लोग ये कहा करते थे पूरे देश में आग लग जाएगी, कश्मीर जल पड़ेगा, करके देखो। फारूक अब्दुल्ला साहब ने तो स्टेटमेंट दे रखी थी, अपनी महबूबा मुफ्ती साहब ने कहा था कि करके देखो, हम दिखाते हैं तुमको क्या होगा। क्या हुआ? कश्मीर में प्रगति हो गई सर। सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज रियासी के ऊपर, रिवर रावी के ऊपर, मतलब वो बन गया। रेलवे नेटवर्क इन जम्मू एंड कश्मीर किसी ने सोचा तक नहीं था, वो हो गया। बराबर है। तो मतलब बट जी टनल बन गया जी, और टनल भी बन गया उसके साथ। टूरिज्म सबसे इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक सबसे ज्यादा टूरिस्ट फुटफॉल्स आज कश्मीर में है जी। सबसे ज्यादा टूरिस्ट आए हैं कश्मीर में अभी तक, और अभी साल खत्म नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है, इसमें एक बात और है जी, जो बाहर के देश कश्मीर के लिए इनके साथ में थे, उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उस एजेंडे से हटा दिया जी। ये एक बड़ी बात हो गई अभी जी, जिसके ऊपर एक झगड़ा तय करने का इनका एक प्लेटफॉर्म था। कहीं भी भारत के बाहर कोई भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जब भी मिलता था तो कश्मीर का मुद्दा सामने लाते थे। उन देशों ने ये मुद्दा इरेज कर दिया उधर से अभी। लेकिन सर लेकिन सर एक कानून की जो बात है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात है, इसमें लगता नहीं कि इसमें जरा ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि सब लोगों की सहमति लेनी पड़ेगी। सारे जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उनकी राय ली जा रही है। फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी हस्तक्षेप होगा। ये जरा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है थोड़ा सा, मतलब इतना आसान नहीं है, ऐसा मुझको लगता है। सर बताएं। नहीं, विचारधारा जब राष्ट्र हित की है जी, तो इसके बारे में कोई ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई निजी फैमिली की सोच नहीं है, इसमें कोई व्यक्तिगत सोच नहीं है। विचारधारा जब राष्ट्र के उन्नति की है, राष्ट्र के विकास की है, जी, भारत के विकास की है, तो इससे हमको डरने की कोई बात नहीं है। दुरुस्त बात है सर। इसलिए जी, बोलिए सर, बोलिए। हाँ। प्लीज कंप्लीट सर। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी ने जो हमको जो रास्ता बताया है, जी, राष्ट्रीय विचारधारा के ऊपर जब चलेंगे, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होगा, तो उसकी कोई चिंता नहीं करनी है, और वो हम डट के करेंगे। ये विश्वास अभी आ गया है हमें। जी, सावजी साहब, हेडगेवार जी, सावरकर जी, इनको कर्नाटक के किताब से हटाया जा रहा है। जो पुस्तक स्कूल सिलेबस है उसे हटाया जा रहा है। कांग्रेस का एजेंडा क्लियर है, वो कोई नामोनिशा रखना नहीं चाहता। जैसे आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात की है, वहां पर हेगडेवार जी, सावरकर जी को इंट्रोड्यूस किया था स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में। तो बच्चों को पढ़ाया जाता था कि सावरकर जी का क्या कंट्रीब्यूशन है, हेडगेवार जी का क्या कंट्रीब्यूशन है। मगर कांग्रेस सरकार वहां पर आने के बाद ये दोनों ये सब टेक्स्ट बुक से, बच्चों को पढ़ाने का टेक्स्ट बुक से दोनों का चैप्टर हटाया गया और अलग अलग चैप्टर। तो ये मुद्दा क्लियर है। कांग्रेस अपीसमेंट, कांग्रेस जो हिंदुत्व वाले विचार है उसको दूर करना चाहता है पूरे सिलेबस से। और जो सक्सेसफुल कर्नाटक एक्सपेरिमेंट है, जहां मुसलमान ने एक तरफा पूरे कांग्रेस को वोट दिए, वो पूरे देश में वो एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाना चाहता है कि ये 14 से 20% वोट जो मुसलमान के हैं वो एक साथ कांग्रेस को पड़े। तो ये किस नजरिया से देखते हो सर आप, सावजी साहब? जिस मुद्दे पर हमने जो चर्चा शुरुआत की अभी, बिल्कुल, कॉमन सिविल लॉ के ऊपर, ये उसी के तरफ ये मुद्दा चला जाता है। क्योंकि क्या होता है कि इन्होंने जो देश के लिए जिस राष्ट्र पुरुषों ने काम किया है इतिहास में, इतिहास उनको भूलता नहीं है, जनता उनको भूलती नहीं है। उनको विचारधारा कोई ऐसे ढकती नहीं है, और जो विचारधारा यशस्वी हो रही है, दिन ब दिन उसका जन समर्थन बढ़ रहा है। उसके जो प्रणेता है, उसके जो नेता है, वैचारिक धारा पर आए हो, वो कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नेता नहीं हुए थे। उनको जनता ने नेता बनाया था, उन्होंने कार्यकर्ता के तौर पर काम शुरुआत किया था। अभी हेडगेवार जी का अगर उन्होंने लेसन निकाल दिया तो हेडगेवार जी छोटा होने वाले नहीं है। इनकी सोच कितनी संकुचित है ये उससे जनता को मालूम हो जाएगी।
और इसके प्रति समर्थन और बढ़ेगा। हेडगेवार जी ने 1925 में 1925 में जो संगठन खड़ा करने का जो सोचा था, उस समय का जो अगर हिस्टोरिक जो ऐतिहासिक जब कालावधि हमारे सामने आ जाएगा तो डेमोक्रेटिक मूवमेंट में और ब्रिटिशों के राजवट में एक अंधेरा छा गया था। उस वक्त एक अच्छा युवाओं का राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन तैयार होना चाहिए, ऐसा उनको लगा। और 5, 7, 10 लोगों में से ये संगठन चालू हुआ और आज इस संगठन को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं 2025 में। 97 साल में, 98 साल में ये संगठन जिस तरह से बढ़ा है, जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से विश्वास अपनाया है, जिस तरह से जन समर्थन बढ़ा है, और बिगर राजनीतिक संगठन पूरी दुनिया के पीठ पर कोई दुनिया का कोई मंच ऐसा नहीं जो आरएसएस के तुलना में कोई खड़ा हो सके। केवल जनताभिमुख, केवल राष्ट्राभिमुख और केवल त्यागमय जो संगठन खड़ा हुआ है वो आरएसएस है। और उसके प्रणेता, उसके निर्माता जो व्यक्तिगत तौर पर कोई संगठन नहीं चलाते हैं, जो गुरु पूर्णिमा के दिन कोई व्यक्ति की पूजा नहीं करते हैं, वो विचारधारा का जो प्रतीक भगवा ध्वज है उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि विचार हमारा शाश्वत है और शाश्वत विचारधारा का प्रतीक बोल के भगवे ध्वज की पूजा होते, किसी व्यक्ति की गुरु बोल के वहां पूजा नहीं होते। इतना शास्त्र शुद्ध साइंटिफिक जो संगठन है उसके प्रणेता, उसके निर्माता हेडगेवार जी है। या आने वाली पीढ़ियों का अगर वो जानकारी से, या अगर एक पुस्तक का, किताब का एक पन्ना बाजू को निकालेंगे तो वो कोई ढकने वाले नहीं है। उसका और ज्यादा प्रचार होगा जब जब संघ की बदनामी करने की साजिश इन 100 सालों में, 95 सालों में इन लोगों ने की है, जब जब संघ ज्यादा उत्साह से आगे बढ़ा है जी, और ज्यादा जैसा फिनिक्स का होता है उस तरह से संघ का हुआ है, और अच्छे विचारों से, अच्छे समर्थन से संघ उभर कर बाहर आया है। और यहाँ इसलिए पर ये मैं कर्नाटक जी, और यहाँ कर्नाटक के इन लोगों का, जी, इन लोगों ने जो साजिश रची है, इनको जो सरकार मिली है चलाने को, ये सरकार इसलिए नहीं मिली है कि हेडगेवार जी और सावरकर जी राष्ट्र पुरुषों ने जो निर्माणाधीन जो लोग थे उनका कि लेसन निकालने के लिए इनको सरकार नहीं मिली है। और कांग्रेस से ज्यादा हम इससे उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। बची कुछ घड़ियां बाकी है कांग्रेस की, तो ये बुझने के समय जब दिया बड़ा होता है ना, उस तरह ये इनका कर्नाटक का गवर्नमेंट का काम चल रहा है। लेकिन लक्ष्मण सौजी साहब, मैं जैसे बार बार लोगों को याद दिलाता हूं कि आप जो हैं आरएसएस के खिलाफ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ, जो एक पुरानी कांग्रेस की व्यथा हुआ करती थी किसी भी तरीके से संघ को बदनाम किया जाए, अरे भैया पंडित नेहरू को ही याद कर लीजिए, बाकी सब छोड़िए। मेरा कहना पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही याद कर लीजिए। 1963 26 जनवरी रिपब्लिक डे, आपको याद होगा, आरएसएस का दस्ता सर रिपब्लिक डे में इट मार्च्ड विद द रेस्ट ऑफ द आर्मी। पंडित जी इनवाइटेड देम टू मार्च ऑन द रिपब्लिक डे परेड। तो बिल्कुल मेरा ये कहना है कि अब तो संघ के खिलाफ ये सब बकवास करनी बंद करो। आपको लगता है कि ये बकवास बंद करेंगे? हम तो यही कह रहे हैं कि सावरकर जी के मतलब आप इंदिरा जी का आप के विचार देख लें, इंदिरा गांधी जी के, और आरएसएस के मतलब आप पंडित नेहरू के विचार देख लें। तो लेकिन अगर वो खुद ही अपने नेताओं को देखने को तैयार नहीं है तो फिर क्या किया जाए? क्या समझते हैं सर आप? नहीं, वही बात है ना, पहले कांग्रेस अभी रही नहीं है, इसलिए लोगों का विश्वास उड़ गया। कांग्रेस के लोग दूसरे पक्ष में क्यों गए, 400 के 40 क्यों हुए, इसी वजह से हुए हैं। और जिनके ऊपर विश्वास बढ़ते जा रहा है, संघ विचारधारा भारत में, हिंदुस्तान में और मजबूत हो गई है और उनका काम ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़ी मात्रा में उनको बढ़त मिलती है काम में भी। हर क्षेत्र में संघ आज है, वो पब्लिक के जुदा नहीं कर सकते संघ को, कोई दल नहीं कर सकता है। संघ के साथ जो दल खड़ा रहेगा वही दल राजनीति करेगा भारत में, ये उनको समझ में आना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्रीय विचारधारा पर चलने वाला दल है, वो कोई व्यक्तिगत संगठन नहीं है, व्यक्तिगत सोच नहीं है उसमें, राष्ट्र सर्वोपरि है। तो जिस आज पूरे वर्ल्ड में हमारे संस्कृति के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारी भारतीय संस्कृति को ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है विदेशों में, वहां संस्कृत पढ़ाया जाता है, वहां गुरुकुल होने जा रहे हैं, भारत की विचारधारा का ज्यादा से ज्यादा बड़ी मात्रा में अभ्यास हो रहा है। ये इन्होंने सोचना चाहिए।
इसलिए ये जो संकुचित विचारधारा के और खुद के अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियन जो है हिंदुस्तान में, भारत में, वो गलत सोच के आधार पर चल रहे हैं, उनका दिन ब दिन उनका जन समर्थन कम हो जाएगा और ये विचारधारा और मजबूत बनेगी। साहू जी साहब, महाराष्ट्र में एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में एकनाथ शिंदे जी सबसे मुख्य एक चीफ मिनिस्टर की तरफ से उभरा। देवेंद्र फडणवीस जी को नंबर 2 पे लगाया गया और फिर आलोचना पूरे हो गए, ये हो गया वो हो गया, देखो क्या हो रहा है। पूरे शरद पवार जी को से अजित पवार जी पूछने लगे, उद्धव जी पूछने लगे कि क्या एकनाथ शिंदे ही सक्षम है सीएम। आज देव फडणवीस जी ने बोला कि एक सर्वे से हमारा रिश्ता में कोई मतभेद नहीं होने वाले, हम लोग सालों साल में काम कर रहे हैं और हमारा मेन मकसद है यहाँ के गोड गरीब जनता को न्याय दिलाना, उनको सक्षम करना, उनके स्टेटस को बढ़ाना, सोशल स्टेटस को बढ़ाना। तो ये पूरे चीज को आप कैसे देखते हो साहू जी साहब? आलोचना, हाँ बोलिए सर। ऐसा है, जिस तरीके से जुगाड़ करके शरद पवार जी ने, सोनिया गांधी ने, उद्धव ठाकरे जी ने जिस तरह से सरकार बनाई थी, वो बहुत गलत फहमी में थे कि राजनीति सिर्फ उनको ही करने को आती है और उनको ऐसा लगा कि अभी ये 5 साल सरकार चलेगी और इनको जो खुद के पर्सनल सेल्फिश जो एजेंडा था वो उनको अपनाने को आएगा। लेकिन भाजपा अभी इस स्थिति में नहीं है कि इनको इनके मन के मुताबिक कुछ भी करने दे और महाराष्ट्र का नुकसान होने दे, देश का नुकसान होने दे। और जब एजेंडा उनका गलत हो रहा था तो शिवसेना के जो सच्चे शिव सैनिक थे, जो बाला साहब ठाकरे की जी के विचारधारा को मानते थे, उनसे ये सहा नहीं गया और भाजपा शिवसेना को अलायंस को क्लियर मैंडेट होते हुए भी इन्होंने ये जो किया वो लोग मानते नहीं थे। इसलिए उनके सरकार में मंत्रीगण होते हुए भी उन्होंने उधर से बाहर निकलने का सोचा और अब ये सरकार बन गई है। अब ये सरकार बन गई है तो ये उनको सहा नहीं जाता है, हर घंटे को तकलीफ होती है इस सरकार की वजह से, क्योंकि उनका एजेंडा उनका अपनाने को नहीं आया। फिर एक महाराष्ट्र विकास की विचारधारा पर फिर एक बार दौड़ पड़ा है और ये उनसे सहा नहीं जाता है। उनको जो गलत कारनामे करने थे, उनको जो करप्शन करना था, उनको जो मनमानी करनी थी, वो करने को नहीं आती है। तो ये सरकार में कैसा ये नहीं चलेगा, इनके लिए गलतफहमियां कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए कुछ एक्टिविटीज करने वाले लोग हैं, संगठन है, दल है, व्यक्ति है, तो ये करने का प्रयास करते हैं। उसमें का किसी ने प्रयास किया होगा। फिर भी ये जो गठजोड़ है, ये जो गठबंधन है, ये फेविकॉल एक मात्रा में जैसे लगता है और पक्का हो जाता है ना, उस तरह ये गठबंधन है। और जब हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रतिशोध की राजनीति करने वाली नहीं है, जब आज हम सरकार में है तो सरकार में मुख्यमंत्री जब शिंदे जी है तो स्वाभाविकता से मुख्यमंत्री का नाम अग्रसर आके चर्चा हो जाएगी। देवेंद्र जी मन के और संगठन के कितने बड़े हैं ये पूरे महाराष्ट्र को, भारतीय जनता पार्टी को, हिंदुस्तान को सबको मालूम है। देवेंद्र जी को नीचे दिखाना, शिंदे को बड़ा दिखाना, ये किसी की अगर साजिश हो सकती है तो वो कोई यशस्वी होने वाला नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी शिंदे जी है, देवेंद्र जी 100 बार बोल चुके हैं कि आने वाला चुनाव हम शिंदे जी के नेतृत्व में ही हमारा चुनाव होने वाला है, तो इसमें उसमें अलग सी क्या बात है। इसलिए इनके कोई कहने से हमारा गठबंधन कोई कच्चा होने वाला नहीं है और ये पक्का हो जाएगा। और कांग्रेस जी की, सोनिया गांधी की, शरद पवार जी की राजनीति अभी कोई सफल होने वाली नहीं है। जी साहू जी साहब, आज देव फडणवीस जी ने यह भी बोला कि उद्धव जी को ये पूरे महाराष्ट्र को बताना पड़ेगा कि कांग्रेस के जो कर्नाटक का मॉडल है वो क्या महाराष्ट्र में अपनाने वाले हैं। कांग्रेस ने सावरकर को त्याग किया, वहां पर टेक्स्ट बुक से निकाले। उन्होंने उद्धव जी से प्रश्न पूछा है कि आपका स्टैंड क्या है, हिंदुत्व पे आपका स्टैंड क्या है, सावरकर पे आपका स्टैंड क्या है। आप आज भी क्या उनके साथ मांडी में मांडी लगा के आप बैठ के हमारे खिलाफ बात करेंगे? तो उद्धव जी का रिएक्शन क्या होना चाहिए साहू जी साहब? उद्धव जी को 1% भी अगर हिंदुत्व के बारे में कोई दिलचस्पी होगी, अगर वो हिंदुत्व को मानते हैं, अगर वो सावरकर जी को मानते हैं, तो आज के आज उन्होंने कांग्रेस के साथ रिश्ता तोड़ देना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, हम हमारा संगठन चलाएंगे,
कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे, ये उन्होंने तय करना चाहिए। अगर वो कांग्रेस के साथ बैठेंगे और इधर ऐसा बोलेंगे तो ये दोगली राजनीति करने में वो कोई कुछ फायदा नहीं उसका। लोगों के समझ में आ जाएगा कि ये सिर्फ सत्ता के लिए है इनका दल, अभी इनका हिंदुत्व के साथ कोई नाता नहीं है, इनका सावरकर जी के साथ कोई संबंध नहीं है। ये दोगली राजनीति उनको बहुत महंगी पड़ने वाली है। यहाँ पर जो तो उद्धव ठाकरे सेना के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने जो कर्नाटक में किया है वो गलत किया है, ऐसा उन्होंने कहा है। सर बताएं। सब बात ऐसी है, राहुल गांधी जी जब उनकी यात्रा चल रही थी और वो यात्रा में महाराष्ट्र में आने के बाद जितने सावरकर जी के बारे में जितने गलत उन्होंने कमेंट किए थे जी, उसके ऊपर, उसके बाद उनके लड़के आदित्य ठाकरे और संजय राउत, ये दोनों भी राहुल जी के यात्रा में सहभागी हुए, गले मिले, एक दूसरे को आलिंगन दिया। उस वक्त उनको सावरकर जी की याद नहीं आई कि यह आदमी कल सावरकर जी के इतना खिलाफ बात कर रहा था और हम उनको गले मिला रहे। उनको शर्म नहीं आई इस बात की। इसलिए ये लोग जानते हैं, ये पब्लिक जानती है, महाराष्ट्र में जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो विचारधारा है, वो विचारधारा का कोई भी आदमी सावरकर जी का अपमान सह नहीं पाता है। लेकिन बड़ी अजीबोगरीब बात है कि मतलब वीर सावरकर जी के ऊपर जो चैप्टर है वो पूरा निकाल दिया गया, हेडगेवार साहब के ऊपर से पूरा निकाल दिया गया और शिवसेना तकरीबन चुप है। मतलब बड़ा अजीब लगता है मुझको तो ये। प्रदीप जी। बिल्कुल, ये हाँ बोलिए। ये उनका ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। सावरकर जी और हेडगेवार जी दोनों भी किताब में से चैप्टर निकालने से वो कोई छोटा बनने वाले नहीं है जी। पूरे दुनिया को मालूम है, कर्नाटक की जनता को भी मालूम है। कर्नाटक की जनता को आज ऐसा लगा होगा यदि ये गलती से ये 5-10% वोट ज्यादा गिर गए तो ये सरकार पे आ गए, ये गलती सुधारनी पड़ेगी, इनका जन समर्थन कम हो जाएगा, घटेगा। और अगले चुनाव में जब इनको समझ जाएगा कि ये लेसन निकालने के बाद हमारी हार हुई है, जब उनकी आंखें खुलेगी। साहू जी साहब, क्या क्योंकि बात ऐसी है, जब कर्नाटक में गवर्नमेंट जब बदल रहा था, चुनाव के नतीजे आ रहे थे, तो शिवसेना के नेता लोग ऐसे नाच रहे थे जैसे उनमें इनका कोई योगदान था। उनको मालूम था कि इनकी विचारधारा कौन सी है। ये सावरकर जी के खिलाफ विचारधारा के लोग सत्ता पे आ रहे हैं, इनको बहुत खुशियां हो रही थी, ये नाच रहे थे इधर। और आज अगर वो लोग ये निर्णय कर रहे हैं तो इनको ये वो नाचना कितना महंगा पड़ेगा ये उनको समझ रहा है, इसलिए वो स्टेटमेंट निकलते हैं। उनके साथ संबंध तोड़ दो आज के आज। अगर वो 1% भी हिंदुत्व के और सावरकर जी का विचारधारा उनमें अगर जिंदा है तो उन्होंने आज कांग्रेस के साथ रिश्ता तोड़ देना चाहिए। आपको लगता है ऐसा होगा सर? अगर उनको राजनीति में रहना है, टिकना है तो करना पड़ेगा, नहीं तो कितने दिन इनको काम आने वाले हैं सोनिया गांधी, शरद पवार जी। साहू जी साहब, आपको लगता है कि कांग्रेस बहुत एकदम एग्रेसिव मोड पे चला गया है? कांग्रेस आज वो कर्नाटक एक्सपेरिमेंट के बाद पूरे देश में पैन इंडिया यही कोशिश है उनके कि मुसलमान वोट को अपने साथ लेके जाए, दलित वोट को अपने साथ में लेके जाए, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब वोट जो है वो अपने साथ में लेके जाए। तो आज ये उनका प्रयास है और इस प्रयास के दौरान जितने रीजनल पार्टीज है उनका दुकान बंद हो जाएगा। साहू जी साहब, आपको लगता है ये होने वाला है? बिकॉज कांग्रेस तो कोई रीजनल पार्टीज के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं और सब में एक डर है, जैसे मुसलमान वोट ममता बनर्जी से कांग्रेस के पास आ गए तो ममता बनर्जी खत्म हो जाएगा, वैसे ही केसीआर, वाईएसआर, महाराष्ट्र में शरद पवार जी के। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जिस तेजी से बढ़ रहा है, जो डिसीजन ले रहा है, रीजनल पार्टीज बहुत जल्द खत्म हो जाएगा? कैसे लगते हो सर? अब इसमें मेरे जैसा जब कोई एक विचारधारा का पार्टी का कार्यकर्ता जब इस माहौल में सोचता है ना, तो हमारे इतने अनुभव से, तजुर्बे से हमको इतना समझता है कि कांग्रेस की जीत का डर प्रादेशिक पार्टियों को ज्यादा है, हमको नहीं है जी। ये कितना भी इन्होंने अगर खुद को बड़ा समझने का प्रयास किया होगा तो इनकी जो वज्रमुठ थी ना
जी विरोधी दल की सबकी, ये टूट गई है। क्योंकि कांग्रेस ने 50 साल किस तरह से राजनीति की है इनको सबको मालूम है। इसलिए ये कांग्रेस का स्टेट का ये आखिरी विजय होगा हिंदुस्तान की राजनीति में, ये मैं बोलता हूं आपको। क्योंकि इसमें वैचारिक विजय कुछ भी नहीं है, स्वार्थ के अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर ये मुस्लिम का तुष्टिकरण करना चाहते हैं तो मुस्लिम लोगों में भी अभी विचार में, सोच में बदलाव आ रहा है। 100% उनके साथ मुस्लिम नहीं है। आज 20% अलग होंगे, कल 40% होंगे, 5 साल के बाद और 60% होंगे। कितने मुस्लिम नेताओं ने मोदी जी के साथ आने का अभी हिंदुस्तान में तय किया है, इसकी संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। क्योंकि हम कोई धार्मिक राजनीति करना नहीं चाहते हिंदुस्तान के विकास धारा में। जो हिंदुस्तान की संस्कृति है, जो हिंदुस्तान की विचारधारा है, उसको तो तिलांजलि नहीं दे सकते हैं। इसकी असलियत जो छुपाई गई है, वो असलियत अगर उजागर हो रही है तो इसमें बुरा लगने का कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आज या कल थोड़ा देर हो जाएगा, लेकिन सबके ध्यान में आ जाएगा कि ये कांग्रेस हमारा भला नहीं कर सकती है, कांग्रेस हमारे देश का भला नहीं कर सकती है। क्योंकि कांग्रेस, जब ये कब मालूम हो जाता है, जब कांग्रेस के नेता लोग पाकिस्तान में जाते हैं और बोलते हैं कि मोदी जी को हराने के लिए आप हमको मदद करो, तो ये उधर के मुसलमान लोग क्या सोचते होंगे और इधर के मुसलमान क्या सोचते होंगे, अरे इनकी क्या बदतर हालत हो गई है, ये पाकिस्तान में जाते हैं यहाँ मोदी को हराने के लिए, तो क्या यहाँ का मुसलमान इनके साथ होगा? दोनों मुसलमान के, उनके जिंदगी में कितना बदलाव आया है, कितना फर्क आया है। उधर की डेवलपमेंट क्या है, इधर की डेवलपमेंट क्या है, उधर का एजुकेशन क्या है, इधर का एजुकेशन क्या है, उधर का हेल्थ कम्युनिकेशन क्या है, इधर का हेल्थ का परिणाम क्या है, स्वास्थ्य का परिणाम क्या है। सब जगह पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के मुसलमान की जब तुलना हो जाएगी तो उनको मालूम पड़ेगा कि हाँ, ये कांग्रेस नहीं कर सकती है कभी भी। कांग्रेस हमको फिर एक बार सब्जी के ठेले देंगी, फिर भंगार की दुकान देंगी, हमको अनपढ़ रखेंगी और ये इनका पॉलिटिकल ड्रामा सक्सेस करेगी। इसलिए कांग्रेस के ऊपर का मुसलमानों का भरोसा ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। तो क्योंकि हमारे साथ जो मुसलमान कार्यकर्ता है, हम उनको जानते हैं, वो हमको जानते हैं, वो नहीं है उनके साथ में। और दिन ब दिन इसमें भी मात्रा बढ़ेगी, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। लेकिन लक्ष्मण क्योंकि सावजी हमारा साहब, कोई निजी स्वार्थ के लिए संगठन नहीं है। लेकिन लक्ष्मण सावजी साहब, चलते चलते आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जिस प्रकार आज की तारीख में हम लोग हिंसात्मक गतिविधि देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हैं उनके ही घर को जला दिया गया, तो क्या कहेंगे सर उसके बारे में आप? नहीं साहब, ये जो वातावरण बिगड़ने का जो काम हो रहा है ना, ये वातावरण अच्छा करने की जिम्मेदारी हम सबकी है जी। ये सिर्फ कोई राजनीतिक दल का काम नहीं हो सकता है। सामाजिक एकता, राष्ट्रीय एकात्मता, ये सक्सेस करना, ये सबकी जिम्मेदारी है। जो राजनीतिक दल जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उनके स्टेटमेंट जिस तरह से सामने आ रहे हैं, और ये बढ़ावा मिलता है इन बातों को। क्या पश्चिम बंगाल के निकाल के बाद जो नतीजे सामने आए, उसके बाद में जो हिंसा हो गई, क्या ये समर्थनीय थी? क्या कितने लोगों के मर्डर हो गए? केरल की बात हो गई, केरल कितना अस्वस्थ था, उधर कितने, ये जो विचारधारा के काम करने वाले लोग हैं, उनकी जब हत्याएं होती है और ये हिंदुत्व के विरुद्ध जब एजेंडा बनाने में ये विरोधी दल अगर काम में लगे हैं, तो हमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मुझे अभी के बारे में जिस चर्चा में हमने शुरुआत किया, मुझे बताओ, सावरकर जी और हेडगेवार जी किताब से निकलना, ये हर 5 साल के बाद डेमोक्रेटिक मूवमेंट में विरोधी दल, सत्ताधारी दल कोई ना आ जाएगा। लेकिन हमारी शिक्षा नीति गलत कैसे कर सकते हैं हम? आने वाली पीढ़ी को हम हिस्ट्री जो हमारी पुरुषार्थ की है, जो पराक्रम की है, जो विचारधारा की है, जो राष्ट्रोद्धार की है, ये कैसे हम ढक सकते हैं? इसके हम आने वाली पीढ़ी को अलग कैसे कर सकते हैं? इसके लिए जो एक कानून जो देश के लिए बनना पड़ेगा, तो शिक्षा नीति भी हमको सब जगह, सब स्टेट में इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। ये हमारे आंखों में अंजन डालने जैसा है और हमको ये सोचने के लिए मजबूर करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब बनेगी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये हमको सोचना पड़ेगा कि हम गलत इतिहास इतने दिन 50 साल बताया और सही इतिहास हमने ढक के रख दिया।
तो अभी सही इतिहास जब सामने आ रहा है और गलत इतिहास भी लोगों को मालूम हो रहा है, उस वक्त अगर सरकार बदल गई, इसलिए अगर तुम किताब बदलने लगे, शिक्षा नीति बदलने लगे, तो इसके बारे में हमको 50 साल 100 साल आगे इसका असर क्या होगा ये सोचना पड़ेगा हमको। लोग इसके ऊपर सोचेंगे, जी, लक्ष्मण केवल सावजी एक साहब। राजनीतिक मुद्दा नहीं होता है। जी, लक्ष्मण सावजी साहब, चलते चलते मणिपुर के बारे में भी अगर आप कुछ कहें तो अच्छा रहेगा। आज भी मणिपुर जो है वहाँ पे हिंसात्मक गतिविधियां जारी हैं और आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। सर बताएं। नहीं सर, ये पूर्वोत्तर राज्यों में पिछले 50-60 साल में जितनी डेवलपमेंट हुई नहीं थी, उससे कई गुना डेवलपमेंट ये 9 साल में मोदी जी के गवर्नमेंट में, भाजपा गवर्नमेंट ने की है। हमारा वहाँ कोई भी स्टेट नहीं था, हमारा कोई सांसद नहीं था, हमारा कोई विधायक नहीं था, लेकिन ये 9 साल में जो बदलाव आया है उस 7 राज्यों में, तो ये प्रशंसनीय है, उल्लेखनीय है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और ऐसी जब बातें होती है तो इसके लिए अभी सरकार सोच रही है, सरकार कर रही है, यह हमको परने वाला नहीं है। जो विदेशी ताकत के साथ हमारे कोई दल अगर मिलते होंगे और उनको वो नजदीक लगते होंगे और हमारे देश के टुकड़े फिर से करने की कोई साजिश होती होगी, हमारे इसमें हिंसाचार करने की कोई साजिश होती होगी, तो हमको इसके बारे में सावधानी बरतनी पड़ेगी, कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। और इसके लिए मैं मोदी जी, अमित जी शाह, ये जो सरकार है, इसके लिए कड़ा रुख अपनाएगी और देश विरोधी ताकतों का दिन ब दिन उनका जो उनकी जगह है उनको दिखाने का काम करेगी। लक्ष्मण सावजी साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आप हमारे साथ जुड़े और लग रहे हैं बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं सर आप। आपका विश्लेषण और आपकी बेबाक तरीके से बात करना, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपनी बात रखना, वो शुरू से ही काबिले तारीफ है। भले विचारधारा मिलती हो ना मिलती हो, लेकिन आप अपनी विचारधारा पर बिल्कुल अडिग हैं, ये तो मानना होगा, अटल हैं और अडिग हैं। लक्ष्मण सावजी साहब, नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। जय भवानी, जय शिवाजी, जय श्री राम। जय सिया राम सर, सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम। वंदे मातरम सर, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। लक्ष्मण सावजी साहब, he is an old organization man, he is an old Yes. RSS man, and he does not give up, he is right there. संगठन से जी। जुड़ा हुआ कुछ भी आप पूछो वो पार्ट जी। है, चाहे वो आरएसएस के स्थापना से लेके आज तक। And he'll defend anything Yes. with regard to the BJP. बिल्कुल सर।